नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू पार्ट टू। सती। ट्रेन में तीन जन बैठे हैं, लेखिका, महाराष्ट्रियन महिला, पंजाबी महिला और चौथी ने एंट्री ली। तीनों ही उसे उस देखने लगे। दोष हमारा भी नहीं था, वो चीज ही देखने लायक थी। ऐसा लेखिका क्यों बोल रही है? हमारा घूरना उन्होंने भाप लिया। उन्होंने मतलब जो चौथी आई थी उसको समझ में आ गया कि लोग उसको घूर घूर के क्यों देख रहे। केम बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं। ऐसा कौन बोली? आने वाली। केम बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं। वह हंसी। 6 फीट, 10.5 इंच, 6 फीट एंड 10.5 इंचेस टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं। इस कंपार्टमेंट में, इस डिब्बे में हम सिर्फ 4 जनी हैं। नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते। तो आते ही वो जो लेडी है उसने क्या बोला कि मैं बहुत लंबी हूं ना, 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। अच्छा है सब लोग खाली फीमेल है, अगर पुरुष भी होते तो वो भी मुझे घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। आते ही उसने दनादन इनसे क्वेश्चंस पूछने लगी, प्रश्न पूछने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। लेखिका को सबसे पहले उसने पूछा। उसके बाद समाज सेविका कौन थी? पंजाबी ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चाटे धर दिए। रूखे उत्तरों के चाटे। रूखे मतलब कठोर से, बिना ये दिखाए कि मुझे आपको जवाब देने में कोई इंटरेस्ट है। ऐसे करके 2-3 उत्तर पंजाबी महिला ने भी दिए। तो आने वाली ने सबसे क्वेश्चंस पूछने लगी, बातें करने लगी। महाराष्ट्री महिला ने क्या बोल दिया? हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली। हिंदी नहीं जानता ऐसा बोल के महाराष्ट्री महिला ने तो जवाब देना ही बंद कर दिया। तो उस महिला ने त्रुटिहीन, त्रुटिहीन मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मतलब इंग्लिश में बोला, मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघाड़िया। कल ही प्रिंटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने। मतलब अपने पति की मृत मरी हुई शरीर, अपने पति का डेड बॉडी लेने मैं कल कहाँ से आई हूँ? प्रिंटोरिया से भारत आई हूँ। मेरा नाम क्या है? मदालसा सिंघाड़िया। ऐसा उसने इंग्लिश में बोला। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार, कठोर रूड बिहेवियर पे शर्म आने लगी उसे। अरे यार, उसके पति मर गया, डेड बॉडी आने लेने आई है, ऐसे करके मुझे इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था, सोच के समाज सेविका भी लज्जित हुई। चट आगे बढ़ उसने दोनों हाथ थाम लिए, उसके दोनों हाथों को होल्ड करके बोल रही है। आप इमेजिन कीजिए, 4 जन बैठे कंपार्टमेंट में और मराठी महिला तो बैठी है, पंजाबी ने, वो जो समाज सेविका जो है उसने आने वाली, कहाँ से आई है? प्रिंटोरिया से, लंबी सी जो बैठी है उसको बोलते, अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। किसने किससे पूछा? पंजाबी महिला ने आने वाली, उसका नाम था मदालसा सिंघाड़िया से पूछा। आप लिख सकते हैं चौथी महिला। मदालसा की वेशभूषा में अभी मदालसा कैसी दिखती थी? मदालसा की वेशभूषा कैसी थी? वैधव्य का कोई चिन्ह ही नहीं था। वैधव्य मतलब विडो थी वो, हस्बैंड मर गया था, ऐसा उसके कपड़े पहन के उसको देख के तो नहीं लगता था। वे लंबी होने पर भी पठानीन सी, पठान पठान लोग जो रहते हैं, पठान लोग फिजिकली बिल्डअप फिजिक रहता है उनका, तो वो एकदम लंबी चौड़ी थी। लावण्यमयी गत यौवना थी। लावण्यमय मतलब लंबी चौड़ी थी बट फिर भी चार्मिंग थी। लावण्य वही फेमिनाइन टच, एलिगेंस, ब्यूटीफुल सी थी। गत यौवना मतलब यंग थी। उनके बाल किसी नामी सैलून में कटे सवरे लग रहे थे। अच्छा खासा हेयर कट था उसका। अपनी धानी रेशमी साड़ी, बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी थी, रेशमी, वो भी सिल्क जैसी। वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा, दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। तो जैसे हाफ पैंट हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके बैठते हैं, वैसे ही वो साड़ी थोड़ा ऊपर करके मस्त से दोनों पैरों को पालटी मार के बैठ गई अच्छे से। मतलब इन शॉर्ट अच्छी खासी दिखती थी, लंबी, अच्छा हेयर कट था। और कहीं भी ये नहीं दिख रहा था उसको देख के कि वो वैधव्य मतलब विधवा थी।
असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही, पर्वत पे चलने वाले माउंटेनियर, क्लाइंबर्स, माउंटेन पे चलने वाले लोग, एक दल के साथ, एक ग्रुप के साथ मेरे पति भारत आए थे, और वहीं एक एवलेस तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके पति की मृत्यु कब हुई थी? 1 साल पहले। च च च क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। लेखिका किसने किससे कहा? लेखिका ने मोनालिसा, सॉरी, मदालसा से कहा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला। तो मैं भागती भागती आई, बर्फ में, स्नो में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली है। वो बोल रही है कि स्नो में जो उनकी लाश दबी हुई है, वो वैसी की वैसी ही मिली है मुझे। मेरे बुने स्वेटर का, जिसे उन्होंने पहना था, मैंने उनके लिए जो स्वेटर बनाया था, वह मेरे पति ने पहना था। उनका उस स्वेटर का एक फंदा भी नहीं टूटा, एक फंदा मतलब एक धागा भी उनके स्वेटर का नहीं टूटा। एज इट इज मेरे पति की लाश मिली है। क्यों? क्योंकि वो बर्फ में दबी हुई थी। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया, और ये बोलते हुए वो कैसी हो गई? बहुत इमोशनल भी हो गई थी। बटुए से मर्दाना रुमाल मतलब व्हाइट कलर का मेल हैंकरचीफ, ओके, बड़ा साइज का जो आता है, वैसा निकाला। और वे कभी आंखें पोंछती और कभी सुपर्णखा सी लंबी नाक, मतलब बहुत लंबी नाक पोंछती, मतलब वो रो रही थी ना, तो वो आंख और नाक पोंछ रही थी बार बार, और उनका बड़ा व्हाइट हैंकरचीफ था। बेचारी करती भी क्या? कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल तक सकता था। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू। कोई भी जनाना रुमाल मतलब लेडीज हैंकरचीफ, कोई भी लड़कियों का रुमाल, क्योंकि वो छोटा रहता है साइज में रुमाल, उनके नाक का अस्तित्व, उनकी बड़ी सी नाक, और वो इतनी रो भी रही थी। उनका क्या पति मर गया था, उसे याद कर रही थी। 1 साल के बाद पति की लाश उन्हें दिखने वाली थी। तो जिस तरह के हालात थे, तो कोई भी लेडीज का छोटा रुमाल उनका नाक नहीं संभाल सकता था। ठीक है। से ये लाइंस पढ़ने में हमें लगता है बहुत मुश्किल है, बट अगर आप एक बार थोड़ा समझ लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आंसर राइटिंग। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा, 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताजा लगने लगा। 1 साल पुरानी वो विधवा हुई थी, परंतु अब मदालसा को देखकर, जो चौथी महिला को देखकर, उन्हें उनका जो विधवापन था वह अब उन्हें लगा था, अरे बेचारी, जैसे अभी अभी उसका पति मरा है। ऐसा तीनों को अब चौथी वाली से बहुत सिंपैथी हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था। तो क्या अब आपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिंटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। किसने किससे कहा? महाराष्ट्री महिला का ये पहला स्टेटमेंट है कि क्या आप तुम पिंटोरिया जाओगी? नहीं बेन, मदालसा सीट पर लेट गई। मदालसा सीट पर सो के बोलती, नहीं नहीं। और जब मदालसा सो रही थी तो लगा था जैसे बहुत लंबा एक पाम ट्री या डेट पाम ट्री, क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं, खजूर का कटा हुआ पेड़ सो गया ऐसा लग रहा था उसको देखते हुए। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबी थी, तो जैसे एक पाम ट्री, लंबा कोई ट्री सोया हो ऐसा लग रहा था। एक लंबी सांस खींचकर, ऐसा ब्रीथ इन करके उसने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। तो जो चौथी ने क्या बोला? मैं सती होने, सती मतलब अपने हस्बैंड के डेड बॉडी के साथ जलने के लिए आई हूँ। हम तीनों को एक साथ ऐसे लगा जैसे किसी ने क्लोरोफॉर्म, बेहोशी की दवा सुंघा दी हो। सती ने एकदम आंखें मूंद ली। सती ने मतलब वो ऐसे बोल के लेट गई। तो मदालसा जैसे सती होने आई है, उसने अपनी आंखें बंद कर दी, जैसे वो चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दे। तीनों को लग रहा था कि बेचारी कितनी दुखी है, कैसे सो गई वो। और वो बोल रही थी कि मैं तो अपने हस्बैंड के सती होने आई हूँ। ऐसे में भला किसी ने सुना था इस युग में? मतलब अब क्या ये जमाना है? अब क्या कोई करता है सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली? सबको ये सुनकर धक्का क्यों लगा? क्योंकि अंग्रेजी में बात करने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया, यह शरीर
कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश क्यों बोला है? क्योंकि 1 साल पहले उसके पति की डेथ हो गई थी और कल उसकी लाश मिली है। उसके साथ वह जलकर जलभुक हो जाएगी। यह सोच सोच के सबको अब बहुत दुख हो रहा था। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। यह क्या आप नहीं जानती? कौन समझा रहा है ये उसको? पंजाबी सोशल वर्कर, समाज सेविका। खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी। मदालसा ऐसे सोई है तो उसके बर्थ पर आके पंजाबी महिला बैठी है और उसको समझा रही है, ऐसा मत कर। और ऐसा बोलकर उसके ऊपर जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है, जैसे सचमुच चिता लग गई है डेड बॉडी और ये सती कूदने ही वाली है। ऐसा सोचकर वो उसको भाषण देने लगी, बहुत सारा समझाने लगी। भावावेश के दुर्बल क्षणों में, मतलब जब बहुत इमोशंस आ जाते हैं, तो ऐसे समय में कोई नारी, कोई स्त्री अपना ऐसा बचपना कर बैठती है, बचपना गलती कर बैठती है। इसका मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि वो एक समाज सेविका है। उसने बोला कि जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो इमोशंस में महिलाएं, नारी ऐसी कुछ गलतियां कर बैठती है। मुझे इसका एक्सपीरियंस है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम में 2 ऐसी युवतियां, यंग गर्ल्स ऐसी आई थी और ऐसी मूर्खता कर बैठी, ऐसा पागलपन किया। मुझे देखिए, भारत विभाजन के समय, पार्टीशन के समय में मेरी पति की हत्या कर दी गई थी, पर क्या मैं सती हो गई? तो यहाँ पंजाबी महिला के जो हस्बैंड थे, उसके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? पार्टीशन के टाइम पे, भारत विभाजन के समय उनकी हत्या हो गई थी। तो वो बोल रही है कि क्या मैं सती हो गई? नहीं। देखो, सिली सेंटिमेंट, वो उसको समझा रही है। सिली सेंटिमेंट्स, यदि उस दिन भी मैं आपके जैसे सती हो जाती तो आज यह शरीर, यह देह दिन दुखियों के काम आ सकता था? क्या मैं आज किसी की मदद करती? मैं आज गरीब बिचारी महिलाओं की मदद करती हूँ, क्या मैं ये कर सकती थी? पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही मैं, पहले किसी जेल में, जैसे सेंट्रल जेल, वैसे एक मॉडल जेल की अध्यक्ष थी मैं। अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ और अब मैं क्या करती हूँ? आश्रम की एक देखभाल करती हूँ। मतलब वो एक समाज सेविका है और वह मदालसा जो चौथी महिला है उसको समझा रही है कि गलती हम सब हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? जब हम इमोशन में बहते हैं, भावों में, तब हम गलती करते हैं। तो तुम जो सती हो रही हो वो एक गलती है। ना बेन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कहकर वह फिर मर्दाने रुमाल से मुंह छुपा कर सिसकने लगी। तो मदालसा के पति का नाम क्या था? नील रतन। मदालसा के पति का नाम था नील रतन। आप चाहे तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। तो हम देख रहे थे कि पंजाबी महिला कैसी लग रही थी, बहुत कठोर, खुरदुरी सी त्वचा थी उसकी, परंतु अब वह बहुत इमोशनल होके उसे बोल रही है कि आपके पति का पहले अंतिम संस्कार करते हैं और फिर मैं आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। मदालसा चौथी महिला बड़ी उदासी से हंसी, उदासी, बहुत सैड होके ऐसे, धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। भगवान भी आ जाएंगे तो भी अब तो मेरी बात तो मैं नहीं मानूंगी। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है, हमारे पूरे खानदान में, मतलब हमारा तो ये रीति ही है हमारे खानदान में। पहले मेरी पर नानी, ग्रेट ग्रेट नानी, फिर जो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी गुस्सा देकर सती हो गई। मतलब राजा राम मोहन राय और सर विलियम, उनके जमाने में उनकी बात भी ना मानकर वो सती हो गई। फिर मेरी नानी
वे भी नाना जी की मृत शरीर को गोद में लेकर वे भी चिता में बैठ गई और खुद धू धू कर जल गई। और मेरी माँ वो भी मर गई। और अब मैं भी अपने पति के साथ चिता में जल जाऊंगी, उनकी डेड बॉडी के साथ मैं भी मर जाऊंगी। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। अब वो बोली पता नहीं मैंने आप लोगों को क्यों बता दिया। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मुझे आपको ये नहीं कहना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते। क्या क्या ख्याल है। उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया, मतलब ऐसे जैसे खड़े होते हैं तो ऐसे अपने पैरों पे ऐसे हाथ मार के वे खड़ी हुई। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य में गोता लगाने की छोड़ा। ओके, हम तीनों फिर एक बार आश्चर्यचकित हो गए। वो ऐसे अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि अरे ये तो बेचारी सती हो रही है। इतने में वो चौथी महिला मदालसा ने क्या किया, उन्होंने बास्केट लिया, टोकरी में से एक तौलिया, एक टॉवल निकाला, एक साबुन निकाला और गुसलखाना मतलब वॉशरूम में चली गई, मतलब हाथ पैर मुंह धो के वे वापस आई। उनके जाते ही हम तीनों, कौन तीनों, लेखिका, बंगाली, नॉट सॉरी बंगाली नहीं, महाराष्ट्रियन और पंजाबी, ये तीनों जन जैसे बहुत ज्यादा परम मित्र हो वैसे एक दूसरे को देख के बैठी थी, शॉक में थी तीनों। अजीब औरत है, क्या आप सोचती है ये सचमुच सती होने जा रही है, किसने किससे कहा। मैं लेखिका ने मराठी महिला को पूछा, क्या सचमुच आपको लगता है। तो अब मराठी महिला क्या बोलती है, देखिए मरने वाला है ना कभी ढिंडोरा पीट कर नहीं मरता, वह हंसकर बोली। हमको तो इसका स्क्रू ही ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई, ऐसे दिमाग को ऐसा इशारा किया, पागल है पागल, स्क्रू ही ढीला है, ऐसे कोई बोल बोल के नहीं मरता है। इस जमाने में कोई सती फती नहीं होता है। महाराष्ट्रियन महिला ऐसे बात करती है। जो उसको शांत लग रही थी लेखिका को, वो क्या बोल रही है, ए कोई नहीं मरता ऐसे वैसे, मुझे तो इसको स्क्रू ही ढीला लग रहा है, कोई सतीवती नहीं होता है। तो पंजाबी, वो तो इमोशनल हो गई थी, वो बोलती है क्षमा कीजिएगा। खादीधारी महिला, खादी खादी का कपड़ा पहनी थी जो, वो बोली, मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैंने देखी है ऐसी महिलाएं जो ऐसे भावुक इमोशनल होके, भोली औरतें, भोली भाली बिचारी, मैं तो उनको चेहरा देख के ही पहचान लेती हूँ। आपने क्या इसकी आंखें नहीं देखी है, कितनी निष्पाप, कितनी पवित्र, कितनी उदार, क्या आपने आंखें नहीं देखी है इसकी, बेचारी, बेचारी सी कितनी क्या बोलते हैं, भोली भाली सी इनोसेंट आईज है उसकी, ऐसा। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृत देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी। जैसे ही वह अपने पति की बॉडी को देखेगी तो ये भी वैसे ही पागलपन कर देगी। जो अभी ये खुले आम बोल रही है, जो हमको बोल रही है ना कि मैं तो सती हो जाऊंगी, जैसे ही अपने पति को देखेगी ये पागल सी हो जाएगी और पति के साथ जल जाएगी। मुझे इसकी बातों पे पक्का भरोसा है। ये तो बहुत कैसी है, भोली भाली है, ऐसा पंजाबी को लगता है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर कर अब पुलिस को बताना पड़ेगा ताकि हम इसको बचाए। तो पंजाबी वाली तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके बात कर रही है। और हो भी जाए कोई तो अपने सामने हार्टफेल्ट है, भोला भाला मरने की बातें कर रहा है, तो बुरा तो लगता है। इतने में मदालसा चौथी वाली हाथ मुंह धोकर, ताजा चेहरा लिया, फ्रेश होके आई। मेलगाड़ी वन ग्राम, नदी, नाले, पुल कुटती फाटती सर्राटे से भागे जा रही थी। इसका मतलब है कि जो ट्रेन है, ये ट्रेन के बारे में बोला गया, उनकी ट्रेन, मेलगाड़ी, जो लगेज की ट्रेन आती है वो, नदी नाले सबको पार करके आगे जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर, टोकरी मतलब जो बास्केट लाई थी वो, उसको खोलकर नाश्ता दान निकाल लिया। नाश्ता दान आप सोच सकते हो, जैसे हम लंच बॉक्सेस बोलते हैं जिसपे खाने की चीजें लेके आते हैं, उसको बोलते हैं नाश्ता दान। तो अपने उस बास्केट में से उसने जैसे टिफिन जैसा कुछ तो निकाला। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहावत का मतलब हो, हम
अपने साथ वालों को देख के उसके जैसे हो जाते हैं। वैसे ही एक यात्री को खाते हुए देखकर दूसरे को भूख लगती है। तो जैसे ही वो खाने का सामान निकाली, बाकी तीनों को भी क्या होने लगी, भूख लगने लगी। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं कैम्फर स्मोक के जैसे उड़ गई। सबने वो टॉपिक छोड़ दिया क्योंकि अचानक से सबको लगने लगा, भूख लगने लगी है। और सब लोग अपने अपना नाश्ता दान, अपना अपना टिफिन खोलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने बहुत प्यार से सबको बोला। उसने स्वच्छ नैपकिन बिछाया, उस पर स्टील के कटोरे लगाए, सबको इनवाइट किया, चलो ना सब लोग खाते हैं। धन्यवाद, लेखिका ने बोला, पर हमारे साथ, हमारे पास भी तो खाना है, उसे कौन खाएगा? तो मदालसा क्या बोलती है, वाह जी वाह, उसे हम खाएगी। ईश्वर ने ये 6 फीट 10.5 इंच का दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? तो वो बहुत जॉलियल वे से, बहुत हंसते हुए बोलती है चौथी वाली कि अरे आपका टिफिन मैं खा लूंगी, ऐसे भी मैं इतनी लंबी चौड़ी हूँ। दुर्ग मतलब इतना लंबा चौड़ा किले के जैसा, फोर्ट के जैसा जो शरीर है, वो किस लिए, मैं खा लूंगी। उसकी भुवन मोहिनी हंसी, ऐसी हंसी जो तुम्हें, तुम्हारा मन मोह ले। लेखिका बोल रही है, उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। वैसे भी हम तीनों एक दूसरे को काग दृष्टि से, काग दृष्टि कौवे की जो नजर होती है, वैसे बहुत बारीक से बारीक चीज भी हम एनालाइज करते हैं, ऐसी दृष्टि से उन्होंने क्या देखा, सती के, सती कौन है यहाँ, जो सती होने आई थी, मदालसा चौथी महिला। वो क्या खाने लाई थी, घृत पकवान, बड़े अच्छे अच्छे घी में बने हुए अच्छे से पकवान। आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया था। तो ये तीनों क्या नोट कर रही थी, उसने जो खाना लाई थी वो देख रहे थे। सुनहरी कचौड़ियां, मोयदान मतलब क्रिस्प कचौड़ी, मसालों में डूबी हुई सब्जी, रायता, चटनी, आहा हा हा। और साथ में क्या था, मेवा जड़े बूंदी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स मेवा वाले लड्डू। ये लोग बोलते हैं अरे बाबा, ये कितना सारा खाना अच्छे से लाई है, ये तो सफर का खाना, ट्रैवल का खाना लग ही नहीं रहा, अच्छा खासा शादी का खाना लग रहा है, विवाह भोज लग रहा है। समाज सेवा पंजाबी वाली की भी मुंह में पानी आ रहा था। बड़ी हैवी खाना लेकर चली है आप, ऐसा बोलकर वो क्या खाने लगी, कचौड़ी खाने लगी। अब सब लोग अपना अपना खाना छोड़कर चौथी वाली का खाना खाने लगे। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फाके थी। तीनों के पास क्या थी, ट्रेन में आने वाली सदियों से चली आ रही पूरी लेते हैं, जो ऑयल में फ्राइड रहती है, सब्जी रहते, तरकारी, और आम पिकल रहता है, आम का अचार। अपना खाना खाया ही किसने, किसी ने नहीं खाया। सब लोग ने किसका स्वादिष्ट भोजन, किसका किया, मदालसा का किया, और खाना खा लिया। और मदालसा ने क्या किया, मदालसा ने इन तीनों का सारा खाना, मदालसा ने इन तीनों का खाना खाया, और इन तीनों ने मदालसा का खाना खाया। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद, ओके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भगवान, लेखिका बोलती है कि भगवान ने उनके लंबे चौड़े किला जैसा जो एक फोर्ट होता है, उतना बड़ा जो शरीर है, उसमें इतनी सारी जगह रखी है कि उन्होंने, जैसे हम गोला बारूद भरते हैं किले में, वैसे ही उन्होंने, मदालसा ने इतने लंबे चौड़े शरीर में हम तीनों का खाना खा लिया। ये इसका मतलब है। ऑफ कोर्स मुझे एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ता है कि भावार्थ में यही लिखना है। महातृप्ति, सब लोग तृप्त हो गए खाना खा के, सबने डकार ली, हाथ मुंह धोई, और मदालसा की टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकला। ओके, पहले पानवान जो खाते थे ना, तो ऐसे जैसे आजकल अभी बड़ी बड़े होटल्स में खाना लेके नहीं आते क्या, ऐसा एक सरप्राइज में खाना ऐसा लेके आते, तो ऐसा ढक्कन जब इसका उठाते हैं होटल में, जब रात का डिनर के लिए जब बुफे में जाते हैं, तो ऐसा इसको ढक्कन को उठाएंगे तो अंदर खाना रखा रहता है, वैसा कुछ लेके आई, और वो पानदान था। और उसमें क्या था, पान खाते थे पहले लोग। तो यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट किया था। पानदान किसने किसको दिया था, नीलू। मदालसा के पति ने यह पानदान कहाँ से लाए थे, बगदाद से लाए थे, और अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था।
क्यों? क्योंकि मदालसा के पति को पान बहुत पसंद थे। उसी से एक ढोली मगही पान, एक अच्छा वाला पान लिया, पान एक लीफ ली, और यह पानदान लेकर मैं कल चिता में उतरूंगी। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। मेरे पति ने मुझे ये दिया था, कल मैं एक पान लेके, ये पानदान लेके, इस पानदान के साथ मैं कल चीता में चली जाऊंगी, इमोशनल होके बोलती। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मेन रूपी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। इसका मतलब है कि उसने एक तीनों के लिए एक पान बनाया जिसमें इलायची, सुपारी वगैरह डाला था, और बहुत इमोशनल होके तीनों को एक एक पान दिया और बोला कल मैं इसी पानदान के साथ चिता में बैठूंगी। ओके, आई थिंक सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनो, तुम अब हमें रोक नहीं सकती। मदालसा में लेट गई और बड़ी सीधी आवाज में गाने लगी। तो मदालसा सो गई और बोलती है, तुम लोग मेरी लास्ट सफर की प्यारी फ्रेंड्स हो, अब तो तुम भी मुझे नहीं बचा सकती हो। और फिर वो गुजराती टाइप एक सॉन्ग गाती है, न जान्यू जान की नाथे सवारे शू थवानु छे। मतलब इसका अर्थ समझिए और अर्थ भी बता रही है। जानकी नाथ, तो हे जानकी नाथ, हे राम जी, सीता के पति, भी यह न जान सके कि सुबह क्या होगा। ऐसा करके वो गाना गा रही है, एक भजन सा गा रही है गुजराती में। वो बोल भी रही थी बेन बेन, मतलब कहीं ना कहीं गुजराती है, बट हाँ स्टोरी में ऐसा बोला नहीं गया है। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या, मतलब वो गुजराती गाना जो उन्होंने बोला है, वो उसने हमारे हित में ही, कि हमें ही बोला है, कि हमें वो समझा सके कि कल तो क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है राम जी। ऐसा करके वो सो गई। चलो जी अब सो जाओ सब, आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बेन, बहस व्यर्थ है, चलो लेट्स नॉट आर्ग्यू, सब लोग सो जाओ, आज तो ये मेरी लास्ट नाइट है, कल तो मैं सुबह मरने वाली हूँ। चलो गुड नाइट, बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम। और वो बोल के सो रही है कि तुम लोग को बहुत प्यारे सपने दिखे। सचमुच ही उसकी शुभ कामनाओं में जादू का असर किया। सबने ऐसा शुभ कामनाएं, मतलब गुड नाइट में बोल रही थी। और सब लोग ने अच्छे से खाया था, उनको बहुत अच्छी नींद भी आई। और सपने सपने कैसे आए? आई थिंक हम एक छोटा सा वीडियो लास्ट में करेंगे, एंड देखेंगे, शीर्षक की सार्थकता, कैरेक्टर स्केच भी देखेंगे। ओके, कीप लर्निंग, बाय बाय।